गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं नेहा और आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है मुख्यमंत्री। जैसे हम अभी पढ़ चुके हैं, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं, ऐसे ही हमारे राज्य में स्टेट लेवल पे होते हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो बहुत सारे मतलब कुछ एक दो लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा है कि इस राज्य शब्द में, तो देखिए मैं पहले बता चुकी हूँ, एक बार और बता दूं ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि देखिए राज्य के ना आप जब भी पॉलिटी पढ़ोगे, ठीक है, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आपको ना हर चीज का संदर्भ देखना है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज किया जा रहा है। मेन हर बोलने का होता है संदर्भ। अब इसे राज्य को इंग्लिश में कहा जाता है स्टेट, ठीक है। अब तो देखिए स्टेट का तो मतलब आपको पता है कि एक तो वो होता है कि आपने जो मैटर की स्टेट पढ़ी है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, ये भी हो सकता है। और एक स्टेट का मतलब यूपी बिहार, ये भी हो सकता है। और एक स्टेट का मतलब हमारे पूरे देश से हो सकता है, ठीक है। इस वाले स्टेट में आप समझ सकते हो कि इंडिया एक स्टेट है, पाकिस्तान एक स्टेट है, ठीक है। और एक स्टेट का मतलब हमारे यहाँ पे सरकार से भी हो सकता है, जो कि संविधान के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो अब ऐसे ही वो राज्य का इंग्लिश शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो राज्य का मतलब हो सकता है कि एक तो हमारा यूपी बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब हो गया। एक राज्य का मतलब हमारे यहाँ पे आप देखोगे कि ये राज्य के प्रमुख हैं राष्ट्रपति, तब इस प्रकार के शब्द यूज होंगे तो उनका मतलब है कि यहाँ पे राज्य का मतलब पूरे भारत देश के लिए यूज हो रहा है। और जब लिखा हो कि राज्य के प्रमुख हैं राज्यपाल, तो उस वाली जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं राज्यपाल, तो इस वाले केस में आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो राज्य का मतलब है वो एक यूपी हरियाणा इन सब के लिए हो रहा है यूज, ठीक है। और जैसे कि मुख्यमंत्री, अगर राज्य मुख्यमंत्री के साथ में राज्य का प्रयोग होगा तो आप वहां पे ज्यादातर चांस होंगे कि वो जो राज्य शब्द का प्रयोग है वो हमारा यही वापस से यूपी बिहार इन सब के लिए उपयोग होगा। और हरियाणा कर्नाटका जो भी आप कहो उन सब के लिए उपयोग होगा। बाकी आपको ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा समझना है। और देखिए ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे वैसे होगा। और एक और डाउट था कमेंट सेक्शन में कि सत्ताधारी दल क्या होता है। तो देखिए सत्ताधारी दल वो है जिसकी इस टाइम पे पावर, जिसकी पार्टी पावर में है और जिसका आप कह सकते हो केंद्र में जिसका प्रेसिडेंट जिसके हमारे पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं, जिस दल से, वो वाली हो जाती है सत्ताधारी दल। और आप राज्य मतलब कि अपने यूपी राजस्थान इन वाले लेवल पे देख सकते हो कि आप जैसे आपका जो सीएम है जिस पार्टी से, वो वाली पार्टी सत्ताधारी दल हो जाएगी। तो देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब जहाँ पे राज्य ये यूपी इन सब के लिए यूज होता है तो मैं वहाँ पे आपको एक राज्य का एग्जाम्पल देके बता देती हूँ। और जहाँ पे राज्य देश के लिए यूज होता है तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो आपको ये वाली चीज में कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो अब चलिएगा, आप करते हैं शुरू। देखिए जैसे हमारे केंद्र में राष्ट्रपति हेड हैं, ठीक है, सरकार के, ऐसे ही राज्य में राज्यपाल हो जाते हैं। और यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, वैसे ही वहां पे प्रधानमंत्री हैं। तो आ गया होगा समझ। अब ये देख लेते कि मुख्यमंत्री जो हमारे राज्य में मंत्री हैं उनमें जो सबसे मुख्य हैं उनको कहा जाएगा मुख्यमंत्री, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे केंद्र में मंत्री होते हैं, जो उनके हेड होते हैं, जो उनमें प्रधान होते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता है, पर राज्य के स्तर पे उन्हें मुख्यमंत्री कहा जाएगा। तो मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ आर्टिकल जो हमारे संविधान में अनुच्छेद है वो देखते हैं। तो एक तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 163, वो हमारा बात करता है कि एक मंत्री परिषद होगी जो राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देगी, ठीक है। जैसे कि हमारे केंद्र में हम आर्टिकल 74 में पढ़ चुके हैं। देखिए मैंने यहीं पे आपको केंद्र वाला लिख दिया है ताकि आप जो पुरानी वीडियो में हमने अभी इससे पहले एक वीडियो पढ़ी थी उससे आप इसे डाउट ना कर पाओ, मतलब दोनों को आपस में रिलेट कर लो और इतना कोई ज़्यादा डाउट ना आए और आसानी से याद कर लो। तो इसका है कि इंग्लिश मीडियम के वालों के लिए लिख दिया है कि COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। जो हमारे गवर्नर हैं जो राज्य में, ठीक है, वहाँ पे मैं आप पे राज्य का नाम यूपी या कोई भी राज्य का नाम लेके बताती हूँ। हरियाणा है जैसे, तो हरियाणा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एड करेंगे, मतलब कि सहायता देंगे और सलाह देंगे गवर्नर को और उसके हिसाब से वो काम करें। जैसे कि हम केंद्र में पढ़ चुके हैं
आर्टिकल 164 164 जो बात करता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी, और जो अन्य मंत्री हैं, ठीक है, एक तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई, और जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, वो सीएम की सलाह पर करेंगे। जो कि चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी सलाह पर राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। और ये जो मंत्री हैं, ठीक है, ये मंत्री और ये सीएम, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, मतलब कि उनके प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंस, प्लेजर ऑफ गवर्नर के हिसाब से काम करेंगे। यहाँ पे ये मतलब है कि अगर वो बीच में, जैसे कि जो उनका कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है, अगर वो बीच में बहुमत खो देते हैं, ठीक है, तो वो बहुमत खो देंगे तो उनको राज्यपाल उन्हें बोल सकता है कि आप इस्तीफा दो और आप अपने पद से हटो। अगर सीएम इस्तीफा दे देंगे तो पूरे मंत्रिपरिषद का इस्तीफा हो जाएगा, जैसे कि पीएम वाले केस में था, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो मंत्री परिषद है, ये वाली हमारी जो मंत्री परिषद है, अभी हमने यहाँ पे ये वाली देखी, मंत्री परिषद राज्यपाल को सलाह करेगी, तो इसकी सामूहिक जिम्मेदारी जो होती है वो विधानसभा के प्रति होती है। तो यहाँ पे देखिए विधानसभा है ये, यहाँ पे ना तो विधान परिषद है ये शब्द, ना ही विधान मंडल है, ठीक है। तो जैसे कि केंद्र में मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, वो होती है हमारी, बताइएगा, लोकसभा के प्रति। ऐसे ही हमारी राज्य में जो मंत्री परिषद की जो सामूहिक जिम्मेदारी होगी कि उन्हें सामूहिक रूप से किसको, पूरे मंत्री परिषद को जवाब देना है, वो हमारी विधानसभा को देना है। और देखिए विधानमंडल में एक तो विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। तो विधानसभा तो हमारे सारे राज्यों में है, बट विधान परिषद अभी हमारी 6 राज्यों में है, ठीक है। तो आप विधानसभा को लोकसभा से तुलना कर सकते हो, और जो विधान परिषद है उसकी तुलना आप जो केंद्र में राज्यसभा है आप उससे कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज लिखी है, ये ट्रिक में लिखा है एमपी जॉक, ठीक है। तो आप इसे देखिए, एमपी माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, ठीक है। जॉक एक किसी प्लेयर का नाम है, शायद अमेरिका के प्लेयर हैं, वो बेसबॉल खेलते हैं, तो मैंने इस प्रकार से याद रखा हुआ है। तो आप भी एमपी जॉक या कैसे भी याद रखें। अब मैं बताती हूँ कि आपको इस ट्रिक के अंदर क्या है। ये आर्टिकल 164 ही बात करता है कि एमपी माने मध्य प्रदेश, जे माने हो गया झारखंड, ओ माने उड़ीसा, और सी मीन्स हो गया हमारा छत्तीसगढ़। तो ये आर्टिकल 164 बात करता है कि जो गवर्नर हैं इन राज्यों के लिए, ठीक है, इन 4 राज्यों के लिए अलग से, मतलब कि जो वहाँ पे जनजातियां हैं, जो वहाँ पे स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके देखभाल के लिए, और उनके लिए एक अलग से जो वहाँ पे मंत्री हैं वो नियुक्त करेंगे, ठीक है। तो इनके लिए एक पृथक मंत्री होगा जो कि बाकी राज्यों में नहीं है। इन 4 राज्यों में है एमपी जॉक, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। इसमें पहले बिहार भी था इसमें शामिल, पर 1994 संविधान संशोधन अधिनियम ने, जो कि 2006 में आया था, बिहार को इस वाले से बाहर निकाल दिया कि उनके लिए एक पृथक मंत्री, जो कि जनजातियों के लिए पृथक मंत्री की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए अब ये आपका पीसीएस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताइएगा कि इन वाले, मतलब किन राज्यों में पृथक जो मंत्री है ट्राइबल्स के डेवलपमेंट के लिए, उनके कल्याण के लिए, जनजातियों के कल्याण के लिए जरूरत है। तो आप बताओगे कि किसको जरूरत है, किस आर्टिकल के तहत, 164 के तहत। और आपको 4 राज्य पता ही है, एमपी, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये वाला शायद से किसी एग्जाम में मैंने कहीं पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा है, तो इसमें आया हुआ है कि बिहार को किस संविधान संशोधन से इससे बाहर निकाला कि उसके लिए एक पृथक मंत्री की जरूरत नहीं है। तो ये तो बहुत हाई लेवल के एग्जाम में ही था, किसी आईएएस या पीसीएस किसी स्टेट के मैंने एग्जाम में देखा था। तो ये 94 संविधान संशोधन से जो कि 2006 में आया था, उसे इस वाली जरूरत से बिहार को बाहर रख दिया गया, ठीक है। तो अब आता है हमारा आर्टिकल 166। आर्टिकल 166 हमारा सीधा बात करता है कि जो राज्य सरकार है वो कैसे कार्यवाही संचालन करेगी, उन सब के बारे में। और केंद्र में ये बात करता है आर्टिकल 77। अब यहाँ पे एक देख लेते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो शपथ है, ठीक है, वो शपथ किसको देते हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी शपथ, वो शपथ देते हैं राज्यपाल को, और त्याग पत्र भी इन्हीं को देते हैं कि अगर उन्हें 5 वर्ष से पूर्व बहुमत खो दिया या कुछ। देखिए आपको मैं यहाँ पे बताऊं कि जो हमारे राज्यपाल हैं वो किसको सीएम नियुक्त करेंगे। तो देखिए पहले तो होता है पार्टी, ठीक है, कोई पार्टी इलेक्शन लड़ रही है तो वो खड़ी है, ठीक है, एक जैसे चुनाव में खड़ी है यहाँ पे एक सीट पे। तो यहाँ पे देखिए अगर किसी को मिल जाती है 15 वोट, किसी को मिल जाती है 10 वोट और किसी को मिल जाती है 9 वोट, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेंगी 15 वोट, वो उस वाली सीट से जीत जाएगा,
ठीक है। इसी प्रकार अब आप समझिएगा कि किसी विधानसभा में 100 सीट है, ठीक है, 100 सीट है, तो अगर किसी पार्टी को अपना सीएम बनवाना है, अपनी सरकार बनानी है, तो उनके पास में बहुमत होना चाहिए, मतलब कि 100 में से 51 सीट्स उनके पास में होनी चाहिए। तो ये अब आपको समझ आ गया होगा कि बहुमत खोने का मतलब है कि उनके पास में 51 से कम सीट रह जाती है, तब उनका बहुमत खो दिया जाता है। तो जब तक उनके पास में बहुमत बना रहेगा तब तक तो जो हमारे सीएम हैं वो अपने पद पर बने रहेंगे। पर जैसे इलेक्शन हुए, अब आपने ये वाला केस देखा भी होगा कि जब इलेक्शन होते हैं तो कहीं पे ये होता है कि अब जैसे 100 सीट है तो कोई पार्टी नहीं 51 सीट्स ला पाई है, उनके 45 सीट्स ला पाई है वो, ठीक है। तो गवर्नर होगा जो जिसकी मतलब सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, जितनी भी पार्टी चुनाव में खड़ी है, तो मान लीजिएगा किसी पार्टी की 45 सबसे ज़्यादा सीट है, उसके बाद में इससे ज़्यादा सीट किसी की नहीं है, तो गवर्नर है उन्हें बोलेंगे कि आइए आप अपनी सरकार बनाइएगा, उन्हें सीएम बना देंगे और उन्हें 1 महीने का टाइम देंगे कि आपको 1 महीने में विश्वास मत हासिल करके दिखाना है। मतलब कि आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हो कि आपको 1 महीने के अंदर अपना ये दिखाना है कि आपको बहुमत दिखाना है और आपको 51 सीट से ज़्यादा सीट करके दिखानी है, तभी आप मुख्यमंत्री बन के रह पाओगे, ठीक है। और ये देखिए कार्यकाल 5 वर्ष हो गया, प्रसाद पर्यत होगा, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ से थोड़ा सा याद रख सकते हो कि देखिए सीएम और जो राज्य में मंत्री परिषद है वो गवर्नर के प्रसाद पर्यत कार्य करेंगे, और जो हमारे गवर्नर हैं वो किसके प्रसाद पर्यत कार्य करते हैं, वो हमारे कार्य करते हैं राष्ट्रपति के। तो देखिए आपको मैंने एक पुराने लेक्चर में बताया था कि आपको एक टेबल बनानी है, इधर आपको लिखना है टेबल में कि इधर गवर्नर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत कार्य करेंगे और इधर गवर्नर के जो प्रसाद पर्यत कार्य करेंगे। तो आपने इधर लिस्ट में तो आप लिख ही रहे होगे, अब इधर गवर्नर वाली में भी ये ऐड करते आपको चलना है, ठीक है। तो अब चलिएगा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 167 जो कि हमारा बात करता है मुख्यमंत्री के दायित्व कि मतलब कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं। तो देखिए सबसे पहला तो कर्तव्य वो आर्टिकल 167 के अंदर मुख्यमंत्री का आता है कि जो मतलब विधानसभा में कुछ भी काम वगैरह हो रहा है और उसे गवर्नर को जाके बताना, इन दोनों के बीच की जो कड़ी हो जाती है, इनको जो जोड़ते हैं वो है हमारे मुख्यमंत्री। ये आता है आर्टिकल 167 में। यही सेम बात आर्टिकल 78 में हमने केंद्र में प्रधानमंत्री के लिए करी थी कि जो लोकसभा में कुछ निर्णय होता है या कोई भी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया चल रही है, उसको राष्ट्रपति को जाके बताते हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो वो उनकी कड़ी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं ऐसे दायित्व के बारे में, और आर्टिकल 167 बात करते हैं हमारे मुख्यमंत्री के दायित्व के बारे में। देखिए आप चीजें ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे क्योंकि ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बहुत ही इंटरकनेक्टेड है आपस में, बहुत मतलब आप प्रधानमंत्री सही से पढ़े हो तो इसमें कुछ भी नहीं है याद करने को, ना ही नोट्स बनाने को, बस सिर्फ समझने को है। तो अब हम मुख्यमंत्री के कुछ कार्य देख लेते हैं। तो हम उनके कार्य को भागों में तोड़ के देखते हैं। एक तो उनके मंत्री परिषद के संदर्भ में, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट में, उनके संदर्भ में उनके क्या कार्य हैं। तो देखिए एक तो उनका कार्य हो जाएगा कि वो राज्यपाल को बोलेंगे कि आप उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करो जिनको मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि उन्हें मेरे हिसाब से मेरे अंडर में काम करना है, तो मैं तो अपनी मर्जी का ही बनवाऊंगा ना, जो मेरे को ठीक लगेगा, ठीक है, बनवाऊंगा या बनवाऊंगी जो भी है। और उनमें मंत्रियों में विभाग का वितरण भी मैं अपने हिसाब से करूंगा या करूंगी जो भी है। अगर ठीक है वो राष्ट्रपति को बोलते हैं कि ये मंत्री अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप इसको बोलिए कि त्याग पत्र दें, ठीक है। तो मंत्रियों को त्याग पत्र देने के लिए भी बोल सकते हैं। और जो राज्यों में मंत्री परिषद की अध्यक्षता करेंगे, मंत्री परिषद की बैठक बैठेगी, उसकी अध्यक्षता करते हैं, वो भी हमारे सीएम करते हैं। तो देखिए जब मैं राज्य सीएम बोल रही हूँ तो आपको यहाँ पे समझ जाना है राज्य का मतलब हमारे यहाँ पे कर्नाटक, यूपी, केरल, इन सब से है, ठीक है। अब राज्यपाल के संबंध में इनकी कुछ कर्तव्य देख लेते हैं। तो देखिए राज्यपाल के संदर्भ में इनका यही कर्तव्य है कि इनको अपने जो विधान सभा में इनका जो हो रहा है, और विधान इधर राज्यपाल है तो इनको सारे कार्य का बताते रहना है कि भाई क्या क्या चल रहा है। तो इस प्रकार के कुछ कार्य हैं वो राज्यपाल के संदर्भ में है, ठीक है। और अगला देख लेते हैं राज्य विधानमंडल के संदर्भ में उनके क्या कार्य हैं। तो देखिए विधानमंडल के संदर्भ में कि वह जो यहाँ पे वह का मतलब है सीएम, वो राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने, ठीक है, और उन्हें स्थगित करने की संबंध में सलाह दे सकते हैं। जैसा कि हम बिल्कुल सेम पीएम वाले केस में हमने पहले पढ़ा है, लोकसभा और राज्यसभा टॉपिक में भी हमने ये पढ़ा है, ठीक है।
और जो कि देखिए यहाँ पे सभापटल मतलब कि जो विधानसभा है उसमें जो विधानसभा के पे जो सभापटल वहां पे जो उनकी सरकारी नीतियों की जो घोषणा करते हैं वो भी हमारे मुख्यमंत्री जी ही करते हैं। तो अब यहाँ पे उनकी कुछ अन्य शक्तियां और देख लेते हैं कि इन सब के अलावा उनकी कुछ अन्य शक्तियां क्या हैं। तो देखिए एक होती है क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल। इसका मैं आपको हल्का सा यहाँ पे बताऊं, बाकी हम डिटेल में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखिए ये क्या है कि भारत में क्षेत्रों के हिसाब से भारत को 5 क्षेत्रों में बांट लिया गया है। तो उनके क्षेत्र के विकास के लिए और क्षेत्रों में आपस में बातें हो सके तो उनकी जोनल काउंसिल बना दी गई है। जैसे कि ग्रुप में बांट दिया जाता है बच्चों को, ठीक है, कोई एक्टिविटी वगैरह कराने के लिए। तो इस प्रकार से उनकी जोनल काउंसिल क्षेत्रीय परिषद बना दी गई है। तो 5 हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडिया की, साउथ इंडिया की, वेस्टर्न, सेंट्रल, इस प्रकार से 5 हैं ये। और देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनकी अलग है, ठीक है, वो उनमें क्षेत्रीय परिषद नहीं है, उनकी अलग है। तो जो इनके जो क्रमवार उपाध्यक्ष होंगे, मतलब कि जैसे एक जोनल काउंसिल में मानिएगा 5 सीएम आ गए, तो ठीक है, उन 5 राज्य आ गए, तो जो उन 5 राज्यों के सीएम हैं वो क्रम वाइज उनके उपाध्यक्ष बनते रहेंगे कि पहले एक राज्य का बन गया, फिर दूसरे का बन गया। और अब आपको मन में ये आ रहा होगा कि उपाध्यक्ष तो हमारे सीएम बन जाते हैं, तो इनके अध्यक्ष कौन होंगे? तो देखिए क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल के जो हमारे अध्यक्ष होते हैं वो हमारे होम मिनिस्टर होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, ठीक है। और देखिए अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल और राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इनके जो सदस्य होते हैं वो हमारे चीफ मिनिस्टर भी होते हैं। और इनके आपको पता ही इनके अध्यक्ष कौन होंगे, मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और देखिए राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता, क्योंकि जो राज्य सरकार के बारे में कुछ भी मुख्य बोलेंगे, कुछ भी हैं, वो हमारे सीएम ही होंगे, ठीक है। अब हमने सीएम देख लिया, उनके कुछ कर्तव्य देख लिए, ये सब क्या है। तो अब हम जल्दी से राज्य मंत्री परिषद देख लेते हैं कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे हमने अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स केंद्र में पढ़ी थी, ऐसे ही हम राज्य में देखते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे आपको पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है। तो जो संविधान है ना बहुत ज्यादा डिटेल में तो बात नहीं करता है संसदीय प्रणाली के बारे में। तो देखिए राज्य में केंद्र में तो ये 2 आर्टिकल हैं जो थोड़ा संसदीय प्रणाली के बारे में बात करते हैं, और हमारे राज्य में ये 2 आर्टिकल हैं। तो भाई आपको याद रखने, क्वेश्चंस आते हैं, आ भी सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल हमारे केंद्र में संसदीय प्रणाली के बारे में बात करते हैं। तो ये आपके 2 आर्टिकल हो जाएंगे, इनमें कुछ दिया हुआ है, और आर्टिकल 163 और 64 हमारे राज्य में हो जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें वही सेम है कि जो हम केंद्र में पढ़ चुके हैं कि 15% से अधिक जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, राज्य मंत्री परिषद है, उनका नंबर, उनकी संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और वो अधिक किसके नहीं होनी चाहिए? जो विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और देखिए अब आपको जो विधानसभा में सदस्य हैं, अब आपको साथ के साथ यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है। देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि स्पीड थोड़ी स्लो रखूँ, बट स्पीड हो जाती है फास्ट। तो देखिए आपको क्या करना है कि आप जो प्रीमियर क्लास लगती है तो आप उसमें ना देख के, जब एक बार पूरी क्लास अपलोड हो जाए तो आप 0.75 0.5 जिसको स्लो लगती है वो तेज करके ऐसे इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो देखिए अब इसमें 15% तो अधिक से अधिक हो गया, पर न्यूनतम कम से कम 12 तो होने ही चाहिए। या तो 12 कम हो या 15% कम हो, मतलब इन दोनों के बीच में आपको कम से कम अपनी जो विधानसभा है उसमें जो मंत्रियों की संख्या है आपको वो रखनी है। अब हम यहाँ पे मंत्रियों के उत्तरदायित्व के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे अब ये मंत्री बना दिए, ठीक है, मंत्री परिषद बना दिया, मंत्री बना दिए, तो इनके कुछ उत्तरदायित्व भी तो हैं भाई, इनकी कुछ जवाबदेही भी तो होगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स, अब ये 3 प्रकार से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक तो सामूहिक उत्तरदायित्व जिसे बोला जाएगा कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल, और एक विधायी हो गया लीगल, ठीक है। आप इसे समझ सकते हो कि आपका एक ग्रुप है, ठीक है, तो आप कहीं पे काम करते हो, तो एक तो आपकी सामूहिक उत्तरदायित्व हो गया, एक आपका अपने व्यक्तिगत, मतलब एक तो पूरे ग्रुप का जो आपको जवाबदेही है, एक आपको अकेले पे जवाबदेही जो देनी है व्यक्तिगत तौर से, और एक होती है विधायी, मतलब आपको कोर्ट वगैरह में कोई जवाबदेही देनी हो तो एक वो होती है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में आर्टिकल 164 कुछ बात करता है। वो कहता है कि देखिए मैंने अभी आपको ये अभी इसी लेक्चर में पढ़ाया है, वापस से रिवीजन, कि राज्य की जो विधान परिषद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा। प्लीज आपको ये याद रखना है, प्लीज मैं कह रही हूँ कि विधानसभा रखना है आपको याद,
और आप इसे सर्कल कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। बस देखिए यही आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में पहले यही होना चाहिए कि जितना आपको पता है आपको उनमें तो गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब आर्टिकल 164, ठीक है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल रूप से कि वो किस प्रकार इनका व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होगा। तो मैं आपको देखिए बताऊं इसमें क्या है कि जैसे जो हमारे जो सीएम है राज्य में, ठीक है, तो उन सीएम का कार्य क्या है कि उनका ये है कि देखिएगा भाई जो हमारे मंत्री हैं वो सही रूप से कार्य कर रहे हैं कि नहीं। मतलब कि जो सीएम का काम है जो मंत्रियों का उनको सामूहिक रूप से उनको उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना है। तो आप कह सकते हो कि जो मंत्री हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसको उत्तरदायित्व देंगे अपना, वो सीएम के प्रति होंगे, ठीक है। और देखिए कोई इनका विधायी दायित्व है तो देखिए विधायी भारत में कोई उत्तरदायित्व नहीं है। हमारे जो एमपीज हैं अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं राज्य के बारे में, तो हमारे जो विधानमंडल में आते हैं एमएलए, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जैसे आप देखोगे यूपी की जो विधान मंडल है, विधानसभा हो गया और विधान परिषद, जो इनके सदस्य होंगे उनको बोला जाएगा एमएलए। और जैसे लोकसभा जिसमें कि नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं और राज्यसभा इनके जो सदस्य होंगे उनको बोला जाएगा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो अब जैसे हम केंद्र में पढ़ चुके हैं, ऐसे ही यहाँ पे मंत्रिपरिषद को 3 भागों में बांट दिया, कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि संविधान में ना इस मंत्री परिषद का कोई नंबर नहीं लिखा है, एग्जैक्ट नंबर नहीं लिखा है कि आपको इतने ही मंत्री रखने हैं या कुछ। ये राज्यों में सीएम पे छोड़ा है कि आप अपने हिसाब से कितने कैबिनेट मंत्री रखने हैं, कितने ये राज्य मंत्री रखने हैं, कितने उपमंत्री रखने हैं। पर ये जो मंत्री परिषद है ये टोटल विधानसभा की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उनकी जो संख्या है। तो आपको भी क्वेश्चन बताना है कि जो ये वाला 15% वाला जो प्रावधान है ये किस वाले संविधान संशोधन से आया है। कम से कम मतलब ये पॉलिटी के पूरे कोर्स में मैं 7-8 बार तो मिनिमम आपको बता चुकी होंगी। तो जो लोग लेक्चर रेगुलर देख रहे हैं तो उनसे मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि वो सही आंसर दें, और आंसर आप अपना कमेंट सेक्शन में दें, ठीक है। लाइव चैट में आंसर देखना या मतलब इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है जितना कमेंट सेक्शन में होगा, ठीक है। तो मुख्य मंत्रिपरिषद हो गए कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री। तो कैबिनेट मंत्री तो वही हो जाते हैं जिनको प्रमुख विभाग दे दिए जाएंगे, शिक्षा, गृह, वित्त, कृषि, ये सब, ठीक है। और राज्य में राज्य जो मंत्री हैं उनको 2 भागों में तोड़ दिया जाता है, कैबिनेट की, एक तो कैबिनेट की सहायता करेंगे, ठीक है, इन्हीं की सहायता के लिए, और एक होते हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाएगा, और एक उपमंत्री होंगे, ठीक है। इन उपमंत्री का काम क्या है कि इनकी सहायता करना, इनके कार्य वगैरह में, इनके प्रशासन में, ठीक है, इनकी सबकी सहायता करना, ठीक है। और आपको थोड़ा ये डिटेल में पढ़ना है तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से इससे पहले वाले लेक्चर प्रधानमंत्री में ये पढ़ाया है, तो आपको वहां से समझ आ जाएगा। और आपको मैं एक और चीज बता दूं, आपने उप मुख्यमंत्री का नाम भी सुना होगा। तो देखिए उप मुख्यमंत्री के लिए कोई वैसे तो प्रावधान नहीं है, बट लोकल जो स्थानीय राजनीतिक कारण होते हैं उसकी वजह से खुश करने के लिए नेताओं को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, ताकि वो नेता जाके अलग से उनके लिए बगावत ना कर दे, पार्टी के लिए कोई दिक्कत ना बन जाए, ठीक है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल आप बताइएगा जिसको याद आ रहा है कि किस राज्य में आपने उप मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा है, डेप्यूटी सीएम के बारे में। तो वो अभी हम सचिन पायलट जी का राजस्थान में देख चुके हैं कि सीएम तो वहाँ पे अशोक गहलोत जी हैं और डेप्यूटी सीएम बना दिया गया था वहाँ पे सचिन पायलट को, ठीक है। तो और आपको देखिए कोई भी डाउट पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। जल्दी से आज की वीडियो रिवाइज कर लेते एक बार, क्योंकि बहुत ही ईजी और छोटा चैप्टर है। तो देखिए आर्टिकल 163 हमारा बात करता है कि मंत्री परिषद होगा जो राज्यपाल को सहायता और सलाह देगा कि कैसे कैसे काम करना है। 164 बात करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति और जो मंत्री हैं उनसे अलग उनके और क्या प्रावधान है उनके बारे में बात करता है। और हमारा जो मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना शपथ देंगे राज्यपाल को और त्यागपत्र भी किसको देंगे, राज्यपाल को। और 167 हमारा आर्टिकल बात करता है मुख्यमंत्री के दायित्वों के बारे में, और जहां आर्टिकल 78 हमारा बात करता है प्रधानमंत्री के दायित्व के बारे में, ठीक है। और हम ये देख चुके हैं कि 15% से अधिक नहीं होगी जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, और वो किसके 15% से अधिक नहीं होगी, वो विधानसभा के। और ये वाला किस संविधान संशोधन, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 15% वाला प्रावधान जोड़ा गया। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही एग्जाम में आ चुका है। तो आपको अब यहाँ पे याद रखना है ये भी कि अगर राज्यों में 12 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा क्या है, मंत्रियों के उत्तरदायित्व हमने ये देख लिए कि सामूहिक, व्यक्तिगत और ये विधायी रूप पे क्या है।
मंत्री परिषद को 3 भागों में देख लिया कि कैसे कैसे। तो आज का लेक्चर खत्म करते करते मैं आपको एक कोट के साथ में छोड़ जाती हूँ, ठीक है, कि वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। मतलब जब हम सोच सोच के ना खुद को इतना परेशान कर लेते हैं, जबकि रियलिटी में शायद ऐसा कुछ हो ही ना, कि हम ये सोच लेते हैं भाई रिजल्ट आएगा, होगा कि नहीं होगा। मतलब खुद को 2-2 4-4 महीने इतना सफ़र करा देते हैं, इतना परेशान करा लेते हैं, और जबकि रियलिटी में नंबर आ गया हो, इतना सफ़र करने की ज़रूरत ही ना पड़े, और आप इस रिजल्ट का सोच रहे हो। शायद आपने कोई दूसरा एग्जाम दिया हो, आपका वहाँ पे और भी बेहतरीन रिजल्ट आ गया हो। तो ये कोट है, ये काफ़ी मतलब रियल है, काफ़ी अच्छा है कि हम इमेजिनेशन में भाई इतना सफ़र कर लेते हैं रियलिटी से भी ज़्यादा। अब जिसको अच्छा लगे ठीक है, जिसको नहीं अच्छा लगे उससे सॉरी। देखिए मैं आई होप, मैं आशा कर रही हूँ और कोशिश भी कर रही हूँ कि लेक्चर आपके लिए आपके हिसाब से इम्प्रूवमेंट करके बनाऊँ। फिर भी कमेंट सेक्शन आपके सजेशन के लिए खुला है, आपको किस प्रकार के सजेशन देने आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और देखिए मैं सॉरी, आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि अगर किसी का कमेंट देख के उसका रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि जो मेरे को कमेंट दिखते हैं, मैं जो अपना टाइम रखती हूँ कि मेरे को इस टाइम में कमेंट के रिप्लाई करने हैं या किसी का डाउट लेना है, वो जो ज़रूरी रिप्लाई है वो मैं सारे करती हूँ, ठीक है। फिर भी कोई रह जाता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप लेटेस्ट वीडियो के नीचे वापस से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि पुरानी वीडियो के कमेंट तो नहीं देखे जाते हैं जितने कि लेटेस्ट जो अभी एकदम ताज़ी वीडियो आई है उसके देखे जाएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं और शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपका दिन अच्छा हो और स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें।